हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन प्रक्रिया वर्सेस ऑफलाइन प्रक्रिया। यहाँ पर जो है बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के मेरे चैनल पे जो है कमेंट्स आ रहे हैं जो कि खासतौर से 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं और वो ये जानने के लिए उत्सुक है कि ऑफलाइन सिस्टम या ऑनलाइन सिस्टम में से कौन सा बेहतर है। तो यहाँ पर जो है इसी संदर्भ में आज बात करने वाले हैं। और अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि जितनी भी बहाली प्रक्रिया बिहार में अपनाई गई है शिक्षक भर्ती को लेकर के, वो सारी की सारी जो है ऑफलाइन रही है। हाँ, आपत्तियों का जो है सुधार और संशोधन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई थी, लिंक जारी किए गए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए क्योंकि वो जो है सही तरीके से डिजाइन नहीं किए गए थे, जिससे अभ्यर्थियों का जो है निपटारा नहीं हो पाया। और ऐसे बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी आपत्तियों का सुधार न हो जाने के कारण भी जो है बाहर हो चुके हैं। तो उनका क्या होगा उसको तो अगले वीडियो में बात करेंगे कि उनके बारे में क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या नहीं लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो आज हम बात करने जा रहे हैं कि 7वें चरण की अगर बहाली प्रक्रिया आती है, चाहे माध्यमिक उच्च माध्यमिक की हो और चाहे आपकी जो है ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हो, तो उसमें अगर ऑनलाइन प्रोसेस होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने शिक्षक अभ्यर्थी से कह देना चाहते हैं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में। ऑफलाइन प्रोसेस में और ऑनलाइन प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस है ये आपको हम अभी अब समझाने जा रहे हैं इसमें, और इसको आप समझिएगा। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ज़्यादा चीज़ों का अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है कि ऑनलाइन प्रक्रिया है तो आपको जो है सारी चीज़ें जो है घर बैठे मिल जाएंगी, ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, ऑफलाइन में पहले बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन के जो दोस्त थे वो क्या थे। ऑफलाइन का जो सबसे बड़ा दोस्त था ये था कि जो है इसमें ऑफलाइन आवेदन करने थे और प्रत्येक नियोजन इकाई स्तर पे आपको जाके करने थे। ठीक है, तो ऑफलाइन में पहला सबसे बड़ा दोष यही था कि आप बाई हैंड या बाई पोस्ट आवेदन करते थे प्रत्येक नियोजन इकाई में जाकर के, और सभी अभ्यर्थी जानते थे कि नियोजन प्रक्रिया में बहुत सारी नियोजन इकाइयाँ होती हैं जहाँ पर आवेदन करने में कम से कम 15,000 से 20,000 रुपया नॉर्मली खर्च होता था अगर आप 200 फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो ये तो ऑफलाइन प्रक्रिया का सबसे बड़ा दोस्त था। दूसरी चीज़ जो है सारी चीज़ें उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट वगैरह जो बनती थी वो पीडीएफ फॉर्मेट में बनती थी, तो वो भी ऑफलाइन ही समझिए उस तरीके से, क्योंकि आप उसको जो है डायरेक्टली जो है एक्सेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब ये था कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस था वो भी ऑफलाइन था, आपको जो है जाना पड़ता था। ठीक है, वहाँ पर काउंसलिंग कराने। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है वो सेंट्रलाइज नहीं थी, यानी कि एक कहीं किसी एक जगह से निर्देशित नहीं हो रही थी या आदेशित नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते जो है बहुत सारी जो है भ्रष्टाचार के मामले देखने के लिए मिले। अगर ये किसी एक सेंट्रल जगह से जो है ये पूरी ऑर्गेनाइज की जाती तो शायद इसमें करप्शन के जो मामले होते हैं वो कम हो जाते, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती। लेकिन ऑफलाइन में ये सिस्टम जो है नहीं हो पाता है। अब देखना यह है कि ऑनलाइन में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो इसको जो है आप पूरा जो है ढंग से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में ज़्यादा अंतर है। सिर्फ अंतर इतना ही है ऑनलाइन में कि ऑनलाइन में आप अपने घर से बैठे बैठे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंट्रलाइज किया जाएगा तब ये फायदेमंद है, और अगर ये सेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा तो ये फायदेमंद कतई नहीं है। यानी ऑनलाइन प्रक्रिया को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अगर लागू किया जाता है तो सबसे पहले उसको सेंट्रलाइज करना जरूरी है। सेंट्रलाइज करने का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर एनआईसी वेबसाइट पे, ठीक है, आप चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोई भी वेबसाइट हो, उस पे सभी अभ्यर्थियों से जो है आवेदन लिए जाएं। तो अब ये आवेदन जो है कैसे लिए जाएंगे, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन होना चाहिए, वेबसाइट डिजाइन होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक नियोजन इकाई में वो अभ्यर्थी का आवेदन जा सके। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले में, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में नहीं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक को आसानी से सेंट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले में आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान में ये समवर्ती सूची का विषय है और इस पे जो है राज्य को जो है निर्णय लेने का फैसला होता है। और उससे भी नीचे जब आप 1 से 5 और 6 से 8 के स्कूलिंग की बात करते हैं तो वहां पर ये जो सब्जेक्ट है यानी कि 1 से 5 और जो 6 से 8 है, ये स्थानीय निकाय स्वशासन के अंतर्गत आता है। इसका जो विज्ञापन जारी होता है वो स्थानीय निकाय स्वशासन के तहत ही होता है। कोई सेंट्रलाइज लेवल पे या कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्ट इसको जो है विज्ञापन जारी नहीं कर सकता। वो एक मुख्य जो है नियमावली बना सकता है या अधिनियम बना सकता है कि ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, लेकिन वो इन पदों के लिए आवेदन नहीं निकाल सकता। ये सबसे बड़ी समस्या है इसको सेंट्रलाइज करने में। ठीक है, ये नियम में है, ये संवैधानिक नियम है कि स्थानीय निकाय या स्थानीय स्वशासन, चाहे ब्लॉक हो, चाहे पंचायत हो, चाहे जिला हो, ठीक है, चाहे जिला परिषद हो या नगर निगम हो, वो अपने यहाँ 1 से 5, 6 से 8 के आवेदन विज्ञापित पदों पर निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिला था। 72,825 में पहले सेंट्रलाइज किया गया था उस भर्ती को,
लेकिन उस पर बाद में केस किया गया और यही दलील दी गई थी कि ये समवर्ती सूची का विषय है और उसमें भी जो प्राइमरी सेक्टर आता है शिक्षा का वो स्थानीय निकाय के अंतर्गत आता है, तो स्थानीय निकाय स्तर पे, जिला स्तर पे जो है आवेदन निकाले जाने चाहिए। तो कोर्ट का उस पर फैसला भी आया था। कोर्ट ने उसको आदेश दे करके जो पहली जो बहाली प्रक्रिया 72,825 उत्तर प्रदेश में निकल गई तो उसको रद्द किया था। उसका जो सेंट्रलाइज विज्ञापन था उसको उन्होंने रद्द किया। उन्होंने कहा कि आप नियम कानून बना सकते हैं लेकिन आप विज्ञापन नहीं निकाल सकते। फिर उसी विज्ञापन को जो है नए सिरे से प्रत्येक जिला शिक्षा संस्थान के माध्यम से जिला वाइज निकाला गया था, फिर उस पर आवेदन लिए गए थे। तो ये सेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये बिहार में तो नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन की प्रक्रिया। ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है जिला स्तर पे प्रत्येक जिला की जो वेबसाइट होती है उस पर आवेदन का लिंक जारी करके लिया जा सकता है प्रत्येक जिला वार। तो ऐसे क्या होगा कि आपका एक तरीके से जिला स्तर पे सेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, और ऑनलाइन भी हो जाएगा और आपको उस जिला में पर्टिकुलर सभी नियोजन इकाइयों में पार्टिसिपेट करने का मौका जो है मिल जाएगा। तो ये काम किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन में आपका पैसा बच जाएगा। अगर फिर भी पैसा क्या बचेगा, कम से कम एक एक जिला पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो अब साइबर कैफे का जो खर्चा होगा और स्कैन डॉक्यूमेंट करने का जो खर्चा होगा वही आएगा। तो जो अभ्यर्थी अपने मोबाइल से कर लेंगे वो तो कर ही लेंगे, जो नहीं कर पाएंगे तो उनको साइबर कैफे का खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन ये सेंट्रलाइज नहीं हो सकता, ये ऑनलाइन हो सकता है लेकिन इसको सेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्थानीय निकाय के अंतर्गत उनके कार्यों के अंतर्गत आता है और उनको सिर्फ आदेश जो है बिहार शिक्षा विभाग से दिया जा सकता है कि आप इसको ऑनलाइन कराइए, ठीक है। तो ऑनलाइन का एक जिला वेबसाइट पे NIC पे लिंक आ जाएगा जहां से आप अपना आवेदन कर सकते हैं और अपना आवेदन का जो पैसा होता है वो आप बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग की। ऑनलाइन काउंसलिंग में और ऑफलाइन काउंसलिंग में डिफरेंस क्या होता है? ऑनलाइन काउंसलिंग में और ऑफलाइन काउंसलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सीधी बात है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर जगह पे जाके अपनी काउंसलिंग कराते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होता है कि आप अपने घर बैठे बैठे पहले ही आप क्या करते हैं, नियोजन इकाइयों का विकल्प चुनते हैं, ठीक है। आपसे क्या किया जाएगा कि एक ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एक लिंक जारी किया जाएगा, उसमें आप अपनी पूरी जो है डिटेल्स फिर से भरते हैं, ठीक है। और उसमें आपसे विकल्प मांगा जाता है कि आप किस किस नियोजन इकाई पे जाकर के काउंसलिंग कराना चाहते हैं। उसमें भी आपको प्राथमिकता सेट करनी होती है, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में देख सकते हैं कि आपसे जिलों का विकल्प मांगा जाता है कि आप किस जिले में जाके काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि आपको 5 जिले का ऑप्शन मिल सकता है या 10 जिले का ऑप्शन मिल सकता है। तो बिहार शिक्षक अभ्यर्थी के मामले में ये बहुत कंफ्यूजन है उनके दिमाग में कि ऑनलाइन काउंसलिंग अगर सिस्टम रहेगा तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब ऑनलाइन काउंसलिंग जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग में विकल्प तो भर देते हैं, ठीक है, विकल्प भर देते हैं, लेकिन आपको जाना कहाँ पे ये आप ही को डिसाइड करना पड़ता है। आपको क्या होता है कि आपने ऑनलाइन काउंसलिंग का जो है प्रपत्र जो है भर देते हैं, उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक जिला स्तर पे क्या होता है कि कट ऑफ को डिक्लेयर किया जाता है या काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। अब वहां पे भी आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना है। यानी कि जो जिला नियोजन इकाई है वो आपको नहीं बुलाती है कि आप हमारे यहाँ आइए, वो क्या करती है अपना एक कट ऑफ जारी करती है। अगर आप उस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं और वहां पे उतनी सीटें हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तब तो आप वहां जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। जैसा कि ऑफलाइन में होता है कि आप किसी नियोजन इकाई में गए हैं, आपका कट ऑफ भी अच्छा है लेकिन वहां पे सीट ही नहीं, तो आपका सिलेक्शन वहां पे नहीं होगा। तो ये बात जो है ऑनलाइन काउंसलिंग में भी लागू होती है कि आपने विद्यालय के विकल्प या नियोजन इकाई के विकल्प तो 10-12 भर दिए हैं, लेकिन जिस दिन काउंसलिंग कराने के लिए आपको जाना है तो वहां पे तो मैनुअली जाना पड़ेगा। आपको काउंसलिंग कराने, आपका डॉक्यूमेंट तो बाई हैंड चेक करना पड़ेगा ना, आपको उस काउंसलिंग सेंटर पे जाके अपना डॉक्यूमेंट चेक कराना पड़ेगा। तो उसी को काउंसलिंग प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पर जो है पेच फंस जाता है कि आपने 10 विकल्प दिए थे नियोजन इकाई में काउंसलिंग कराने के लिए, तो किसी एक ही जगह पे आप एक बार में जा सकते हैं। अब इसको जो है जाने के लिए कैसे तय करेंगे ये हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे, जब ये ऑनलाइन प्रोसेस होगा उसमें बताएंगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग के समय में जो नियोजन इकाइयों का जो विकल्प होता है उसमें से आप काउंसलिंग स्थल के लिए नियोजन इकाई का चयन कैसे करें, उसके लिए वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे भी वही समस्या होती है जो ऑफलाइन में होती है कि नहीं, काउंसलिंग में भी कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट ऑनलाइन में सिर्फ आपको इतना ही है कि आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, ठीक है। और अगर आपको जो है मोबाइल चलाना नहीं आता या कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं ऑनलाइन, तो उसका पैसा आपको पे करना पड़ेगा। फिर भी ये खर्चा जो है 1000 गुना कम से कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर एक फॉर्म का भरवाई जो है 50-60 रुपये भी लगता है या 100 रुपये भी लगता है, तो फिर बात वही हो जाती है कि अगर आप 100 नियोजन इकाई में आवेदन करते हैं तो आप सोच लीजिए कि 10,000 के आसपास ही खर्च पड़ेगा, इससे कम ये होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लगता है कि हाँ इससे ट्रांसपेरेंसी जो है बढ़ जाती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की जहां तक बात करें तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे भी नहीं बढ़ती है। क्योंकि यहाँ पर भी जो है क्या होता है, आपका डाटा जो है फीड तो किया जाता है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है।
और वो मिस्टेक आप लोग खुद से कर देते हैं। आप लोग देखते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग कराते समय, ऑनलाइन आवेदन भरते समय भी कोई जन्मतिथि मिस्टेक कर देता है, कोई नाम मिस्टेक कर देता है। तो ये गलतियां हमेशा होती हैं, या कोई गलती से रोल नंबर गलत टाइप कर दिया, तो यहाँ भी ये मिस्टेक हो जाती है। और अब ये होता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग या ऑनलाइन आवेदन में जो है अब सारा जो डिपेंड करता है शिक्षक अभ्यर्थी की मिस्टेक मान ली जाती है और उनका जो है आवेदन जो है रद्द कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ध्यान रखनी है। सिर्फ आपको पैसे की कुछ बचत होने वाली है, इसके बाद कोई भी फायदा आपको होने वाला नहीं है। और दूसरी फायदा यह है कि आपको पर्यटन नहीं करना पड़ेगा, भ्रमण नहीं करना पड़ेगा ऑनलाइन काउंसलिंग में। लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है। नियोजन के विकल्प यहाँ भी मांगे जाते हैं, जैसे आप ऑफलाइन में नियोजन का विकल्प ही समझ लीजिए कि आप हर जगह आवेदन करते हैं तो विकल्प होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जा पाते हैं सिर्फ एक ही नियोजन इकाई में। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में भी विकल्प मिलने के बावजूद भी आप सिर्फ एक ही नियोजन इकाई पे जाके काउंसलिंग करा सकते हैं, सब जगह आप नहीं करा सकते। और वहां पर भी अगर सीट है तब तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आपको अगले चरण की काउंसलिंग के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन में ऑनलाइन में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, थोड़ा सा बस पैसे की बचत है, आपको कहीं जाना नहीं होता है। और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी का जो रेशियो होता है हम उसको 80% मानते हैं, 20% नहीं मानते। 80% तक ट्रांसपेरेंट ये व्यवस्था होती है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फायदा है और सेंट्रलाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।